गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अगर आज की बात की जाए तो सोहा आज हमारे साथ सेट पे मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन बहरहाल जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। अगर मुल्क में बात करें सियासत के हवाले से तो पहले हमने देखा कि सियासी अखाड़े सजे और अब जो सूरत हाल है, नौ मुंतखब अरकान जो है इसम्बलियों की तरफ पहुँचने के लिए उन्होंने तैयारियाँ पकड़ रही हैं। खासकर बात की जाए मुख्तलिफ सूबों के हवाले से, वफाक के हवाले से, तो वजारतों के हवाले से भी बहुत सारी कोशिशें, लेन देन का जो मामला है वो भी उरूज पर है। लेकिन इस वक्त आज पाकिस्तान की का जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, आज उसी की असम्बली जो है उसका इजलास तलब किया गया है और सूबाई स्पीकर असम्बली सब्तैन खान जो है आज 9 मुंतखब अरकान जो है उनसे हल्फ लेंगे। और अगर बात की जाए खासकर पंजाब के हवाले से तो इस वक्त पंजाब में सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उभर के आई है। उनकी तमाम तर सीटों की अगर बात की जाए तो वो 137 के करीब बनती है, जबकि दूसरी पोजीशन अगर हम देखें तो दूसरी पोजीशन पर सबसे बड़ी जमात जो सामने आई है वो है इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान की। तो आज का इजलास जो है वो 10 बजे बुलाया गया है, वहां 9 मुंतखब अरकान पहुंचेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी जो है कल हम देख रहे हैं कि सिंध में भी इजलास तलब किया गया, जबकि 26 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा में भी 9 मुंतखब अरकान जो है वो अपना हल्फ उठाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ दीगर जो जमातें हैं जो इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, उन्होंने बाकायदा एक नया लाएमल तय किया और नया लाएमल ये है कि जब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो तमाम तर वो अरकान जिनको जो दावा है तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है और उनको धांधली से हराया गया है, तो वो अरकान वहां पे पहुंचेंगे और वो बाकायदा वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आज की जो सूरत हाल है अगर यहां पे देखें तो कल मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ी धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने यही बातें की कि जो इस वक्त मैंडेट चोरी हुआ है तो क्या ये पार्लियामेंट जो है ये देर पा ये चलने में कामयाब हो पाएंगी और क्या ये अवामी मैंडेट से ही हुकूमत बन पाएगी। लेकिन आज का दिन खासकर पंजाब के हवाले से बड़ा अहम है। जो आदाद शुमार हमारे सामने उसमें सबसे बड़ी जमात इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 137 अरकान के साथ वो इस वक्त पंजाब की असम्बली में पहुंच गई है। और इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की बात की जाए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें जो हैं, छोटी बड़ी जमातें जो हैं, वो भी उनके भी अरकान आज पहुंचेंगे। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एहतजाज का जो सिलसिला है, खासकर हम इस वक्त देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी जो है मुख्तलिफ पार्टियां, खासकर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी धरना दिए हुए हैं। इसी तरह बात की से कबल हमने GDA के कारकुनान को देखा, बड़ी तादाद में वो भी मौजूद थे। लेकिन इस वक्त अगर सेंटर की बात की जाए, वफाक की बात की जाए तो इस वक्त MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वफाक में भी हुकूमत बनाने के लिए जो है उन्होंने तैयारियां पकड़ दी हैं। MQM की जानिब से मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उसके लिए डिमांड की गई है। अब देखना ही है क्या क्या इन डिमांड्स पर बाकायदा नून लीग में अंदर भी मुशावरत होती है और क्या ये डिमांड पूरी भी की जाती हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वही वजारतें हैं जो माजी में भी हमने देखा है कि MQM के पास रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर इनमें से कुछ ऐसी वजारतें हैं जिसकी डिमांड MQM ने की है। जबकि खासकर सिंध की बात की जाए तो वहां पे खबरें ये हैं कि जो गवर्नर है वहां से वो भी MQM से उनका ताल्लुक होगा। लेकिन बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है तंजीला मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है। तंजीला जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, उम्मीद आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग तंजीला साहबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आपसे जानना चाहेंगे ये जो सारी सूरत हाल है, खासकर आज बड़े सूबे की अगर बात की जाए पंजाब की तो आज इजलास तलब किया गया है। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो दावा कर रहे हैं फॉर्म 45 लेके मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो भी एहतजाज करने के लिए बाहर पहुंची है। आज का दिन कितना खास है खासकर पंजाब असम्बली के हवाले से, और पहली बार हम ये देखेंगे कि हमने कौमी सतह पर तो देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बतौर एक खातून वज़ीर आज़म बन के आई और पहली बार हम देखेंगे कि पंजाब असम्बली से एक खातून वज़ीर आला जिनका नाम नामजद किया गया है, मरियम नवाज साहिबा। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? देखिए, जहाँ तक तो फॉर्म 45 और 47 का मामला है, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अदालतों में भी गए हुए हैं और देखते हैं कि वहां जाके वो प्रूव क्या करते हैं। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि
बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे उन्होंने फॉर्म 45 और 47 का डाटा एक साथ इकट्ठे करके दिखाया हो कि इसमें ये गलती, इसमें इतना फर्क है। यानी कि बड़ी आसान सी बात है कि 10 सीटें आप ले लीजिए, वहां के फॉर्म 45 सारे जमा कीजिए, तस्वीरें लगाइए, 47 में जो रिजल्ट है उसको बता दीजिए। वो तो उन्होंने बताया नहीं है, शोर वो मचा रहे हैं, शोर वो मचाते रहेंगे। उनको मौका दिया गया था, पीपल्स पार्टी ने भी उन्हें कहा कि अगर वो एंगेज करना चाहते हैं, हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो हम तैयार हैं बात करने के लिए। उन्होंने हुकूमत साजी के लिए आपने देखा कि कोई उनमें एक्साइटमेंट नहीं थी। अब ये तो वैसी बात है कि आप कहें कि नहीं मेरे 93 नंबर क्यों आए, मेरे 100 नंबर आने चाहिए थे, मैंने तो सारा पर्चा ठीक दिया, और उसके चक्कर में आप एक क्लास आगे ना जाए, पीछे बैठ जाए। मेरा ख्याल है कि अदालतों में चले जाते, लेकिन साथ हुकूमत साजी की कोशिश करते। जब नून लीग को भी ये कहना पड़ा कि उनका पहला हक है, उनके पास आजाद उम्मीदवार कोशिश कर लें पीटीआई के, वो हुकूमत बना लें, तो किसी जमात के साथ तो आपको बैठना पड़ेगा। स्प्लिट मैंडेट है, ये जो बाकी सब खत्म हो जाए और हम रह जाए वाली सोच है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा निजाम से बाहर चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसी सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी। जहां तक मरियम नवाज तंजीला साहब साहब, एक का और मामला चीज है, जो आप फरमा रही हैं, जी 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 जी, कंटिन्यू करें। जी, मैं मरियम नवाज साहब के हवाले से आपके सवाल के जवाब में ये कह रही थी कि एक बहुत अच्छी बात है कि एक इतने आला इंतजामी ओहदे पर, और बड़ा ही अहम ओहदा है, बड़ा सूबा है, 11-12 करोड़ की आबादी का सूबा, वहां पे एक वजीर आला खातून को लगाया जा रहा है। लेकिन मरियम नवाज के लिए चैलेंज बहुत बड़े हैं, पार्टी के अंदर से भी, अपने यहाँ की सियासत से भी, खानदान की तरफ से भी। और जो माहौल बन रहा है, ये एक मुश्किल माहौल है। इस मुश्किल माहौल जी में वो कितनी कामयाब वजीर आला बन पाएंगी, ये एक बड़ा टेस्ट केस है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सियासत के लिए भी मेक और ब्रेक का इस वक्त टाइम है। ऐसे लग रहा है बज़ाहिर कि मियां नवाज शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलग कर लेंगे अमली सियासत से, या अगर नहीं भी करेंगे तो वो बैक सीट पे चले गए हैं, और नवाज लीग की जो फ्रंट सीट है, जो ड्राइविंग सीट है, वो अब मरीम नवाज साहबा को दे दी गई है। तो देखिए उनके लिए तो बहुत बड़े चैलेंज है। जी, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तंजीला साहिबा, आपके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारी रिपोर्टर रहमान भी वहां पे मौजूद है पंजाब असेंबली के बाहर। नताशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल हरमीत, मुझे आपकी नताशा, आप आवाज आ मुझे रही है। सुन पा कैसे रही हैं हैं? आप? इस जी नताशा, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज बड़ा ख़ास दिन है, खासकर अगर नौ मुंतखब अरकान के हवाले से उनके लिए बड़ा ख़ास दिन है। और पंजाब में एक नई गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट और उसके साथ साथ नए अरकान जो है वो आप आज हल्फ उठाएंगे। तो क्या वहाँ पे क्या सूरत हाल इस वक्त, खासकर जो बात की गई है कि मुख्तलिफ जमातें जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो इसमें शामिल नहीं है, बहुत सारे अरकान, बहुत सारे वो उम्मीदवार जो धांधली का दावा कर रहे थे कि हमारे साथ जाती हुई धांधली हुई फॉर्म 45 हमारे पास हैं, तो क्या वो भी वहां पे पहुंचे हैं? एहतजाजी कॉज जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी। हमें देखें कल अगर बलीगुर रहमान की हम बात करें तो उनकी जानिब के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि आज पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और आज 18वां इजलास बुलाया जा रहा है। नई जो हुकूमत बनी है उसकी जानिब से पहला इजलास होगा, और ये जो इजलास की सदारत है आज स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब करेंगे। और उसके बाद अगर हम बात कर लें कि किस किस अरकान की आज मुंतखब किया जाएगा, कौन कौन सी सीट के लिए आज लोग जो हैं वो हल्फ उठाएंगे, तो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब होंगी उनसे भी हल्फ लिया जाएगा, जबकि 9 मुंतखब जो अरकान हैं उनसे भी हल्फ लिया जाएगा और एक इजलास जो है वो एक प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। लेकिन एक मज़े की बात हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो 9 मुंतखब अरकान हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि नाश्ते का भी एहतमाम किया गया है, चूँकि 9 मुंतखब अरकान की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून के पास जो नंबर गेम्स हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ने तकरीबन अगर हम बात करें 167 सीट जीती हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, जबकि 23 जो अरकान हैं वो आज़ाद अरकान वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। इस तरह 160 तकरीबन सीट्स हो गई, और 160 से ज़ायद जो सीट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के पास है। 200 बल्कि हम सीट्स की बात करें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर हम मुस्लिम लीग नून की पंजाब में बात कर लेते हैं, खातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं तो उस पर 36 और अकलीतों की जो नशिस्तें हैं वो 5 मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन की जानिब से अलॉट की गई हैं, जबकि पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों को मिलाकर मुस्लिम लीग नून के पास 201 अरकान हैं शामिल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून में। और इसके साथ साथ पंजाब में जो सादा अक्सरियत है वो 186 अरकान की होती है। नताशा, आपसे जानना चाहेंगे मजीद, आप हमारे साथ रहिएगा।
ठीक ठीक नताशा, बिल्कुल आप इसी तरह इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तंजीला साहब, इस सारी सूरत हाल को अगर हम देखें, खासकर बात की जाए जो आपने फरमाया, इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब असम्बली में, नताशा रहमान वहां पे मौजूद है, एहतजाज सिर्फ पीटीआई नहीं कर रही, इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो माजी में इन्हीं के इत्तेहादी थे वो भी इल्जाम लगा रहे हैं धांधली का, और आज भी एहतजाज हो रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? ये हमारे इलेक्शन की एक बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि आप नताइज बहुत कम मानते हुए लोगों को देखते हैं। इस बार जरा ज्यादा शोर है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ये दावा था कि हमारी 55 सीटें हमसे ले ली। इसी तरीके से एमकेएम का दावा था कि हमारी 15 सीटें उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई हैं। मतलब ये जो 14 सीटें जो कराची से वो जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर आप उनको भी मिलाएं तो 70 सीटों का झगड़ा तो 2018 में भी था, तो 70 सीटों का झगड़ा अभी भी है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को मिलकर इकट्ठे होकर इस मामले से निपटना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें आपस में तकसीम हो जाती हैं, एक दूसरे के फायदे नुकसान में अपनी सियासत को ढूंढती हैं। इस वजह से जो इंतखाबी अमल है वो हमेशा सवालिया निशानात के नीचे रहता है। अगर सियासी जमातें बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लेती हैं, आपको याद है इनसे पहले भी आपके प्रोग्राम में आपसे बात हुई थी, मैं ये कह रही थी कि सियासी जमातों को मिलकर बैठ के तय कर लेना चाहिए कि कैसे नताइज को मानना है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको पहले एड्रेस करना जरूरी है। जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जिस तरह से उनके खिलाफ केसेस चल रहे थे, जैसे उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, जैसे वो बार बार गिला करते हुए दिखाई दे रहे थे, एक माहौल ऐसा बना हुआ था। लेकिन अब इस माहौल से पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जरूरत। अच्छी बात है कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, बेशक वो एक एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर उनको देखा जाना चाहिए, पॉलिसी तो इमरान खान साहब की कंटिन्यू होनी है, लेकिन एट द फेस ऑफ इट वो काफी पोलाइट हैं, काफी तंजीला साहब, एक और चीज जो आपने अभी आपने फरमाया कि खासकर हम आज का दिन खास, क्योंकि पंजाब में इस वक्त हलचल है और सारी तमाम तर मीडिया की पूरे पाकिस्तान की नजर वहां पे, तो मरियम नवाज साहब के हवाले से जो हमने उनको देखा है, चाहे उनकी स्पीच हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी हो, और कल हमने ये बात की थी कि कहीं ना कहीं एग्रेशन जो है, क्योंकि वो जब बात करती हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, बहुत रवैया जो है बहुत सख्त भी होता है किसी बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। तो अब आपको क्या लगता है कि कितनी तब्दीली जो है वो लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वफाक में पीपल्स पार्टी भी बैठी है, वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठेगी, तो लचक दिखाने की अब उनको कितनी ज़रूरत होगी? मेरा ख्याल है मरीम नवाज को अपने आप को मुकम्मल रीब्रांड करना होगा, अपनी जाती हैसियत में भी, अपनी शख्सियत के हवाले से भी और अपनी सियासत के हवाले से भी। एक ऐसी खातून जिससे पंजाब के अवाम रिलेट कर सकें, जिनको लगे कि ये हमारा दुख दर्द समझने वाली खातून है। और ये जो एरोगेंस का एक गिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनके साथियों को, उनके साथियों को, जर्नलिस्ट को, सबको रहता है, इस एरोगेंस को कम करना बड़ा जरूरी है। देखिए, बड़ी छाप है पाकिस्तान में पंजाब की गवर्नेंस के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की। एक तो मरियम ने जाहिर है वो तरक्की की रफ्तार भी मेंटेन रखनी है, अपने चचा ने जो मेयार तय किए हुए हैं उनसे भी मीटअप करना है, साथ में उन्होंने ये भी साबित करना है कि वो एक नया ब्रांड है, वो एक नई क़यादत है, वो क्या नया कर सकती है पंजाब के सूबे में। तो एक तो इनोवेशन लाने की जरूरत है। अगर वही पुराने चेहरे होंगे और फैसले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रवायती तौर पर हो रहे होंगे, तो फिर शायद जो मरीम नवाज साहिबा हैं वो अपने आप को एक आजाद लीडर के तौर पर वैसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगी जैसे उनको करना चाहिए। और मैं जाती तौर पर, क्योंकि मैं ज़ाहिर खातून हूँ, मेरा ताल्लुक भी पंजाब से है, तो मैं ये समझती हूँ कि मरियम बीबी का ये जो तजुर्बा है ये कामयाब तजुर्बा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर है सियासी खानवादों से ही खवातीन को इस तरह के ओहदों पर जगह मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है ये रास्ता हम बात करती हैं बाकी खवातीन के लिए भी। तो इसको एक अच्छा गुड प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए मरियम साहिबा को भी, और बाकी लोगों को भी इसको उनके खातून होने की जो बात है उसके हिसाब से उनको हमेशा मलायन नहीं करते रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मरियम साहिबा के लिए अपने आप को रीब्रांड करना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि एक देखिए पाकिस्तान में लीड कैप्चर है, लीड कैप्चर से नफरत भी अब पैदा हो गई है, एक शऊर आ गया लोगों को। जब आप एक एलिटिस्ट आउटलुक के साथ आते हैं ना कि मैं तो बड़ा हूँ और मुझे तो, और फिर लोग समझते हैं कि इनको क्या पता, ये जो 5-5, 10-10 लाख के बैग उठाने वाले लोग इनको हमारा क्या पता। आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि एंजेलिना जूली भी कोई किसी मुहाजिर कैंप में नहीं रहती ना, वो भी उतने ही ब्रांडेड कपड़े और जूते पहनती हैं, लेकिन शी इज एम्पैथेटिक, उनमें एम्पैथी है, उनमें हमदर्दी है। तो वो हमदर्दी और वो वाला खलूस मरीम नवाज साहिबा की शख्सियत के ऊपर अब उसकी छाप नजर आनी चाहिए, उनको एफर्ट करने चाहिए, ताकि एक आम आदमी, एक मजदूर, एक हारी, एक घरेलू मुलाजिम खातून, एक वर्किंग क्लास की खातून,
सब उनसे रिलेट कर सकें। तो वो उनको कोई शरीफ खानदान की शहजादी के तौर पर नहीं पेश किया जाना चाहिए। उनको एक ऐसी लीडर जिन्होंने, आपको पता है, बहुत सख्त हालात में मज़ाहमत की सियासत का अलम उठाया। पाकिस्तान के माहौल में औरत के लिए ऐसे सोशल मीडिया और इतनी नफरत के बीच में वो अलम उठाना बड़ा मुश्किल था। तो सियासी तौर पर तो अपनी कामयाबी का सिक्का जमा चुकी है, लेकिन इस्लामी तौर पर और एक सूबे को चलाने के हवाले से उनको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उनकी री ब्रांडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर हम जैसे लोगों की तो खैर मशवरे सुनता नहीं है कोई भी जी सियासतदान, तो आपको पता है चापलूस जो है वो बहुत जी जल्दी उन बिल्कुल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये दिस इज द राइट टाइम कि शी शुड री ब्रांड हरसेल्फ। जी बिल्कुल, तंजीला मजहर साहब हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका। आपने दुरुस्त फरमाया कि दोबारा मरियम नबा को इतने बड़े सूबे को अगर संभालना है तो रीब्रांड करना अपने आप को होगा। और नताशा हमारे साथ पंजाब असम्बली से मौजूद थी, उनका भी शुक्रिया अदा करते। प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात करेंगे सिंध असम्बली के हवाले से। इस वक्त अगर बात की जाए तो वहां पे हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे एक बार फिर बड़ी भारी अक्सरियत से मंजराम पर आई है और 114 सीट्स अगर बात की जाए टोटल वहां पे जितने भी अराकीन 164 उनकी तादाद बनती है, उसमें से 114 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम कर चुकी है। और खासकर इस वक्त चाहे वो मरकज हो या सूबों की सियासत हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादातर दीगर जमातें, मुस्लिम लीग नून का झुकाव जो है वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर मरकज में अपने आप को मजबूत करना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ में शामिल भी करना है और उनके बहुत सारे ऐसे मुतालबात जो हैं उनको मानना भी है। लेकिन कल 11 बजे सिंध असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया है। इसमें तकरीबन 164 अराकीन, 9 मुंतखब अराकीन जो है वो हल्फ उठाएंगे। और अगर बात की जाए इजलास की जो सदारत है वो स्पीकर आगा सिराज दुरानी साहब करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर भी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा। शर्मिला जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त खासकर कल का दिन बड़ा अहम है और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके 114 जबकि 167 के करीब 164 के करीब अराकीन जो है वो हल्फ उठाएंगे। तो आप एक तरफ तो ये अराकीन असम्बली पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी जमातें, खासकर जीडीए की बात की जाए, मौलाना फजलुर साहब की बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, तो वो भी एहतजाज करने की जो कॉल है असम्बली के बाहर वो एहतजाज भी करेंगे। और मुख्तलिफ ये बातें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं एहतजाज का जो सिलसिला है ये भी सालों साल जारी रहेगा। जी शुक्रिया। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में सेंचुरी क्रॉस कर ली है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इसका नतीजा है कि हमने आवाम की खिदमत की है। सिंध के अंदर लोग जानते हैं कि अच्छे बुरे वक्त में कौन उनके साथ खड़ा है, कौन डिलीवर करता है, कौन उनके मसाइल की हल की जानिब गामजन होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कल इंशाल्लाह जब असेंबली में हल्फ उठाया जाएगा तो वजीर आला का भी इंतखाब होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का भी इंतखाब होगा। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम भरपूर तरीके से सिंध की आवाम की खिदमत करें। वो जो सलाब जरगान के घर हम बना रहे थे, असेंबली जब डिसॉल्व हुई तो वो सारे मकानात, उनके फंड्स रोक दिए गए। इंशाल्लाह ताला सबसे पहले वो काम शुरू होगा और भरपूर तरीके से हमने जो रोटी कपड़ा मकान और जो हमारा अवामी माशी मुआहदा है जो इस बार हम लेकर आए थे मैनिफेस्टो की शक्ल में, उसको हमने भरपूर तरीके से सिंध के अंदर इम्प्लीमेंट करने। शर्मिला जी, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ अहमद उवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जाना चाहेंगे। अहमद उवैस साहब, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में, कल जो बयान आया है उसने पाकिस्तान की मीडिया में भी एक तहलका मचाया हुआ है और वो खासकर IMF के हवाले से। इस बार अगर हम देखें पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल को एक साइड पे कर लेते हैं लेकिन माशी सूरत हाल बहुत बुरी है। पाकिस्तान को कम से कम 22 से 31 अरब रुपए जो है वो जरूर चाहिए होते हैं इस सिस्टम को चलाने के लिए। लेकिन अचानक ये बयान का सामने आ जाना, आप नहीं समझते हैं कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए IMF की जरूरत है और आप लोगों की जानिब से अगर इस किस्म के खतूत जाएंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि
आईएमएफ का अपना जो एजेंडा और उसके साथ जो उनका चार्टर है उसमें ये क्लियरली उनका जो ऑब्जेक्टिव है कि वो जहाँ पे डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, और डेमोक्रेसी जहाँ पे मौजूद है, सिस्टम उनका डेमोक्रेटिक, वहाँ पे वो एडवांस सपोर्ट देते हैं ये फंड की शक्ल के अंदर। पाकिस्तान इज अ कंट्री, अब वहाँ पे यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्शन के ऊपर सारे बाहर के ममालिक के कॉरेस्पॉन्डेंट भी और बड़ी बड़ी एजेंसियां वो आके मॉनिटरिंग करके गई हैं, और उनके तमाम की रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आई हैं सारी की सब रिपोर्ट, और इनवेरिएबली सब ने कहा है कि वो मैसिव रिगिंग हुई है इलेक्शन के अंदर। और उसके बाद वो आईएमएफ जो है वो अगर हमसे पूछे, और क्यों नहीं पूछेगा वो, और याद होगा कि लोन एडवांस करने से पहले भी जब ये मीटिंग हो रही थी तो वो जमान पार्क इमरान खान को मिलने आए थे, वो इसी वजह से कि एक पॉपुलर लीडर है और उसकी भी राय ली जाए। स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसी सूरत हाल के पेश नजर अगर वो ये पूछें और इमरान खान की कहे कि जहाँ पे तो इलेक्शन जो है मैसिवली रिग्ड हुआ है और ये डेमोक्रेटिक सेटअप में ये हुकूमत जो बन रही है इसको तो मॉरली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट ही नहीं है हुकूमत बनाने का, तो इसमें क्या बुराई है मुझे बताएं। अगर वो ये कह दें कि नहीं जी सब कुछ ठीक है, तो आज उन्होंने मैंडेट चोरी किया का ये सारा फंड चोरी कर देंगे। ऐसे लोग किस लिए आए हैं जिनके पास मैंडेट नहीं है हुकूमत चलाने का, और वो हुकूमत में आके बैठ गए हैं, तो वो पाकिस्तान के प्रियम्बल को, आइन के प्रियम्बल को ही वो डिफाई कर रहे सबसे पहले, जिसमें ये लिखा है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये इनको आप चोजन रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे जो 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 स्टोलन मैंडेट के ऊपर आके बैठ गए हैं? तो इसमें क्या बुराई है, पकड़े उन लोगों को। ठीक, शर्मिला साहिबा आपकी तरफ आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से अपने इलेक्शन मुहिम का आगाज किया, वो तनकीद पे तनकीद करते रहे नून लीग के हवाले से, लेकिन कल जमात उलमा की जानिब से जो बयान आया उसमें कहा गया कि ये जो शादी है इनको जबरदस्ती मंडक में बिठा दिया गया है, जबरदस्ती की शादी जो है ये नहीं चल सकेगी आगे की तरफ। मौलाना फजल रहमान साहब के जो पार्टी के वर्कर है वो कहते हैं। देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जब भी इलेक्शंस होते हैं तो किसी को कबूल ही नहीं होते हैं। 2018 में भी आरटीएस बैठ गया था, इस दफा भी इलेक्शन में जो जीतने वाली जमात है वो भी एहतजाज कर रही है, हारने वाली भी एहतजाज कर रही है, सबके अपने अपने मसाइल हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, हम कोई मुल्क गिर एहतजाज तो नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे पास शवाहिद हैं, वहाँ पर हम वो लीगल रिकोर्स जो है उसको अडॉप्ट करेंगे, एंड दैट इज राइट वे फॉरवर्ड। अब आईएमएफ को इन्वॉल्व करना, माजी में भी आपको याद होगा इनकी जानिब से ये कहा गया था कि जी आईएमएफ से लोन नहीं मिलना चाहिए। कुछ ऑडियो टेप्स भी सामने आई थी शौकत करीम साहब की। देखिए ये इंतहाई खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है, क्योंकि आप पाकिस्तान की अवाम को सजा दे रहे हैं इस बात की। इस किस्म की बात करना या ये अंदिया देना कि हम खतूत लिखने जा रहे हैं, ये कोई वो लीडर जो वाक़तन अवाम की खिदमत करना चाहता है या वाक़तन अवाम का दर्द उसके दिल में है, वो ये नहीं करेगा। आपके पास लीगल रिकोर्स मौजूद है, आप उसे अडॉप्ट करें, हम सबके पास वही है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो लोग खैबर पख्तूनख्वा से भी हारे हैं वो भी सिंध में आके एहतजाज कर रहे हैं, और जो हारे हैं, जो धांधली का क्लेम कर रहे हैं, वो आपस में तो एक दूसरे के साथ बैठ गए। आपने JUIF की बात की और PTI की बात की, वो तो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं। और माजी की अगर आप वीडियो क्लिप उठा के देखें तो एक दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकती हूँ, लेकिन बैठ गए एक दूसरे के साथ। तो ये भी एक दिस इज अ फर्स्ट। अहमद अवैस साहब, एक तरफ तो ये सूरत हाल है, लेकिन देखिए जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, शर्मिला, हमारे लिए तो सबके दरवाजे, हमने तो सबके लिए दरवाजे खोले रखे थे। हमने कहा था जो हमसे बात करना चाहे आ जाए। अब सुन्नी इत्तेहाद वाले ना PMLN से बात करना चाहते हैं, ना पीपल्स पार्टी से बात करना चाहते हैं। किसी ने तो हुकूमत बनानी थी, तो अब PMLN, MCM और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं। द कंट्री हैज टू मूव फॉरवर्ड ना।
एक स्टैलमेट तो नहीं हो सकता ना इंडेफिनिटली। जी। इलेक्शन हुए हैं, लोगों ने जी, एतमाद दिया। अहमद अवैस साहब, जो शर्मिला साहब फरमा रही और हम उनके बड़े बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के जितने भी रहनुमा वो भी ये बात करते हैं कि अब हमें बनाने दे ये हुकूमत। हमने तो पहले ऑफर पीटीआई को की कि आप आए, आप संभाले ये वज़ारत उज़्मा का मनसब। सर, आप लोगों ने क्यों नहीं संभाला? नहीं, देखिए, हम उनको हुकूमत बनाने में या उनकी हुकूमत साजी के किसी का जो उनकी डायलॉग्स हो रहे हैं या उनकी कामयाब डायलॉग हो गए हैं, उसमें तो हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि वो हुकूमत ना बनाए, हम तो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत साजी में किसी से अलायंस नहीं करेंगे। हम अपोजिशन में आके बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम हुकूमत साजी में इस तरीके से जो स्टोलन मैंडेट जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, हमारी इतनी सीटें बनती थी, जब तक वो मामला क्लियर नहीं होता है हम किसी से अलायंस नहीं करते। लेकिन हम आपके ये कोई भी हुकूमत बनाए, हम उसके ऊपर तो कोई नहीं कह रहे हैं कि ये हुकूमत ना बनाए, लेकिन सवाल ये है कि हम एक असूली मौक़िफ़ जो है, जैसे अभी बात हुई कि भाई हम जब यहाँ पे हम मुल्क में आवाज़ उठ रही है, इंटरनेशनल आवाज़ उठ रही है कि मुल्क में मैसिव रिगिंग हुई है, तो हम IMF को जाके कैसे कहते हैं कि जनाब बड़ा सब कुछ ठीक हो गया? कैसे ठीक हो गया? जो यहाँ पे किया है और जिन्होंने पीछे किया है, अच्छा, वो जिम्मेदार नहीं है इस बात की। आज अगर वो आप कह दें कि जी वो कमिश्नर रावलपिंडी ने भी देख दी या तरदीद कर दी, तो हमें नहीं पता कि कैसे तरदीद हुई है उसके साथ। क्या दो उसका जो गिरफ्तार करके ले गए थे, क्या किस किस्म का सलूक उसके साथ हुआ होगा? हमारे लोगों के साथ या जो गिरफ्तार हुए उनके साथ क्या क्या होता रहा है? तमाम अखलाकियात के तकाजे जो है उनको पसापुस डाल दिया गया। तो इस तरह से निज़ाम हुकूमत तो नहीं चलता। और क्या इस तरह से मईशत ठीक हो जाएगी हमारी? और कमजोर होगी। जब तक कंसेंसस ऑफ पीपल जो है, आप एक कौम का मूड तो देखें, कौम ने किस कंडीशन में, किस हालत में उन्होंने कैसे वोट डाला, उसको अप्रिशिएट करें और उसकी कदर करें और उसकी इज्जत करें, बजाय से कि उस मैंडेट को फिर दोबारा से आप जो है बाय रिगिंग उसको बदल के आप एक नया सा निज़ाम लाएं और कहें कि जी सब ठीक है, और हम भी कहते हैं कि सब ठीक है। क्यों? बात यह है कि बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैस साहब, शर्मिला जी आप हमारे साथ रहिएगा। बात करते हैं इख्तियार वली साहब जो है वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। इख्तियार वली साहब, अगर इस सारी सूरत हाल में देखें, मौलाना फजल रहमान को अगर हम देखें, माजी में अगर आप PDM को किसी ने खड़ा किया, स्ट्रीट पावर दी, तो वो मौलाना फजल रहमान साहब ही थे। आप लोगों के पास तो जहां जहां हमने रिपोर्टिंग की, जहां जहां हमने कवरेज की, तो हमने वहां पे मौलाना के वर्कर ही देखे। लेकिन जब एक दोबारा आप लोगों को इधर हुकूमत बनानी पड़ी, तो मौलाना फजल रहमान साहब को आप लोगों ने इग्नोर किया। आपको नहीं लगता माजी का पुराना पक्का साथी उसको भी शामिल गुफ्तगू, शामिल इत्तेहादी होना चाहिए था? थैंक यू वेरी मच हरमीद एंड गुड मॉर्निंग। बात ऐसी है कि मौलाना साहब हमारे बड़े अच्छे इत्तेहादी हैं और PDM को उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से लीड किया था। और जिस तरह हमारी मुलाकात हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, इनको साथ मिलाने की हमने दावत दी थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने लाहौर में खड़े होकर ये शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई थी कि आप मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के साथ रब्ता करें, और दूसरा नाम उन्होंने मौलाना फजल रहमान का लिया था। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने, उनका मूड ये था कि वो इलेक्शन के नताइज को तस्लीम शायद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या अभी उन्होंने अपनी पार्टी का इजलास बुलाना है और उनसे उन्होंने मशवरा लेना है जनरल काउंसिल से, जो उनकी मजलिस शूरा है, उसके बाद उन्होंने कोई फैसला करना है जी। फिर उसमें वो इतने दूर चले गए कि वो तहरीक इंसाफ के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। फिर उन्होंने बातें कुछ ऐसी की कि वो अपने इत्तेहाद से थोड़े से दूर चले गए। लेकिन आखिर में जब वो आए, उन्हें बताया गया कि आपने अब बहुत देर कर दी है। लेकिन अभी भी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर जो है तो वो उन्हीं का बैठा हुआ है जो शहबाज शरीफ का लगाया हुआ है। तो हम समझते हैं कि आगे चलकर शायद हम उनको मना लेंगे और अपने साथ मिला लेंगे और वो हमारे साथ इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। ठीक। शर्मिला जी, अगर हम बात करें MQM के हवाले से, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि वफाक में वो आपके साथ जो है हुकूमत में वो बैठ भी रहे हैं, वजारतें भी उनको कभी मिलने के इम्कानात भी हैं, और गवर्नरशिप के हवाले से अगर बात की जाए तो उसके हवाले से भी चीज़ें वाज़ेह हो चुकी हैं। लेकिन सिंध असम्बली में क्या आपको लगता है कि MQM जो है उनके साथ आप लोग गवर्नमेंट बनाएंगे या वहाँ पर आप लोग की राहें जो है वो अलग होंगी?
जनरल असेंबली में तो हमारे पास मेजॉरिटी है, वी डोंट नीड टू मेक अ कोलिशन पार्टनर। पिछले 5 साल में हमने सिंगल हैंडेडली हुकूमत साजी की है, कोई हमारा कोलिशन पार्टनर नहीं था। तो इसमें तो अभी बिल्कुल नून लीग की ये ख्वाहिश भी है वैसे। ख्वाहिशात पे तो किसी के कोई पैरा नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात पे तो हुकूमतें नहीं चलती हैं। एक वर्केबल सिचुएशन होनी चाहिए, वर्केबल रिलेशनशिप होनी चाहिए, और फिर जरूरत के तहत भी कभी कभार वर्किंग रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, जैसे वफाक में बनने जा रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है। और देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जो बात की जा रही है ना कि पीपल्स पार्टी क्यों वफाक में वजारतें नहीं ले रही, देखिए वजारतें इज नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल। वजारतें लेके एक होता है कि जी आप कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन आप पार्लियामान में रहकर भी एक बहुत मुस्बित और भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। आप अच्छी लेजिस्लेशन करें, आप अच्छी लेजिस्लेशन को सपोर्ट करें, अवामी मसाइल के इश्यूज उठाएं, उसका हल बताएं, गाइड करें अपने हुकूमत को। बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ कैबिनेट में होना जो है, इसको ना सिर्फ समझा जाए कि जी बस जो कैबिनेट में होते हैं बस वो ही हुकूमत चला रहे होते हैं। अपोजिशन का एक बहुत भरपूर किरदार होता है। अगर वो एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहें, अगर शोर शराबे गालम गलोच की सियासत करनी है और ये फैसला कर लेना है कि असेंबली नहीं चलने देना, तो फिर तो आप नुकसान कर रहे हैं। और बराह रास्त पिस कौन रहा है? अवाम पिस रही है, ठीक, जो ऑलरेडी पिस चुकी है। अच्छा इख्तियार वली साहब, एक और चीज़, इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर बात की जाए, लोकल सतह पर सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात की जाए, तो आपकी आने वाली गवर्नमेंट तो आपकी है। इस सारी सूरत हाल में हम पहले से देख रहे हैं कि ट्विटर का जो मामला है, एक्स का जो मामला है, वो भी डाउन कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनली कुछ अच्छी नहीं जा रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? और खासकर अब जो वफाक का मामला है, हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की स्ट्रीट पावर की बात की जाए, तहरीक इंसाफ की बात की जाए, आपकी एक कमजोर सी एक अक़लियत के तौर पर एक गवर्नमेंट होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात वो तो सपोर्ट कर रही है, लेकिन वजारत या काबीना में बैठना अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, तो क्या आप लोग उनको कायल कर पाने में कामयाब हो जाएंगे? और ये सारी सूरत हाल को ले जाना कितना बड़ा मुश्किल आपको लगता है? क्योंकि IMF का मामला है, सियासी अदम इस्तेकाम है, यहां आपके माजी के इत्तेहादी वो भी सड़कों पर आ गए हैं। देखिए हरमीत, आपकी बात और आपका सवाल बिल्कुल आपने वो किया, इसको यू नेल्ड इट। जो आज की सिचुएशन है, ये कोई बड़ी आइडियल सिचुएशन नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो हमें मैंडेट मिला है, ठीक है हमारे पास मेजॉरिटी है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी भी हमारे पास पूरी नहीं हो रही है, और हमें पीपल्स पार्टी को साथ मिलाना पड़ रहा है, हमें MQM को साथ मिलाना पड़ रहा है, दूसरी जमातों को साथ लेके चल रहा है। तो हमने तो सबसे पहले हमने PTI को भी खड़े होकर दावत दी थी कि आप भी हमारे साथ मिले, लेकिन उन्होंने दावा किया कि हमारे पास तो अपनी 180 सीटें हैं। फिर हमने इन्हीं को बोला कि आप अपनी हुकूमत बना लें, अगर आपके पास 180 की अक्सरियत है तो आपके पास तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। लेकिन PTI ने हमेशा पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाया, वायरस फैलाया, इन्होंने चीजों को गलत तरीके से पेश किया। और अभी ये जो रिसेंटली ये 2 ड्रामे हुए हैं, आप अगर देखें तो ये इन्होंने कल एक खत लिखने की बात की है IMF को। ये पहले भी इस तरह कर चुके हैं। शौकत तरीन ने इस तरह किया था, जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा, उसने भी ये लेटर लिखा हुआ था। पाकिस्तान की सलमियत और मुल्क की रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप सियासत करें, आप सियासत करें, अपोजिशन की करें, शौक से करें, आप तनकीद करें। जो बात आप पंजाब में खड़े होकर कह रहे हो, खैबर पख्तूनख्वा में वही बात मैं कर रहा हूं। जिस फॉर्म 45 की बात आप पंजाब में खड़े होकर कर रहे हो, वो मेरे साथ यहां हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जितना मैंडेट PTI को मिला है, उसकी हकीकत क्या है मुझसे मैं आपको बताता हूं। मैं खुद विक्टिमाइज हुआ हूं उसका। मेरे पास मेरे फॉर्म 45 मौजूद हैं, मेरे पास मेरा नतीजा मौजूद है, लेकिन फॉर्म 47 के मुताबिक PTI के आजाद कैंडिडेट को पास करार दे दिया गया है। तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, अहमद अवैस साहब, जो इख्तियार वली साहब फरमा रहे हैं, सर आपके पास अदालतें हैं, दीगर प्लेटफॉर्म है जिसमें आप
प्लेटफॉर्म है, आप जा सकते हैं, लेकिन ये IMF का खत आप इख्तियार वली साहब कहते हैं कि आप मुल्क को हमेशा नुकसान और इंतशार फैलाने की कोशिश आपकी जमात करती है। मेरी बात सुने, इसे कह देने से तो नहीं बात बन जाती। सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के अवाम ये कहते हैं इंतशार फैलाया, ऐसी पार्टी जिसने मुल्क में इंतशार ही फैलाया हुआ है, तो जिसको दीवार से भी लगा दिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, सिंबल ले लिया गया, उसको एज पार्टी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, उसको कैंपेन करने नहीं दी गई, कौन मीटिंग कैंडिडेट को करने नहीं दी, जिसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने इस भरपूर अंदाज में आके उसको वोट दिया। इसका मतलब है कि नॉट ओनली कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर अपना पूरा कॉन्फिडेंस शो किया, उन्होंने 9 मई के वाक़े को भी रद्द किया कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो PDM की हुकूमत ने की जेर क़यादत जो है स्पेशल बनाया गया था, प्लान किया था और फौज को और आवाम को लड़ाने की जी। तो अब जब एक बात ये है तो हम कैसे वहां जाके कह दें कि जी सब कुछ ठीक है, मुल्क में अंदर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो है वो केसेस कर रहे हैं, अदालतों में भी जा रहे हैं, लेकिन वो जो हो रहा है वो आप पूछें। आज यहाँ पे अगर फ्री एंड फेयर ट्रायल का सेटअप हो, वो आप देखेंगे कि कितने सरकारी मुलाजमीन हैं जो बैठ के ठप्पे लगा के इस वक्त दिन रात लगे हुए हैं कि वो एक फैब्रिकेटेड मैंडेट को तैयार करें, अभी भी कर रहे हैं मुकाम ये। इसके अलावा ये बातें नहीं है सारी। ठीक तो ठीक सवाल ठीक। इफ्तियार वली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अहमद अवैस साहब ने अपना जवाब तो दे दिया, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, कंटिन्यू करें। आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी दी। देखें, IMF को खत लिखना कि पाकिस्तान को पैसे ना दे, यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो इमरान खान जब अदम एतमाद के जरिए उनको निकाला गया था, जब उन पे अदम एतमाद हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने यही बात की थी ना कि पाकिस्तान अब दिवालिया होगा, सोमालिया बनेगा और श्रीलंका बनेगा। ये आपकी उस पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। आपने जो कमिश्नर रावलपिंडी को उसको पट्टी पढ़ाई है कि आप वो कह दो कि आपने पूरा इलेक्शन प्रोसेस को गंदा करना है, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने हैं, लाहौर में खड़े होकर आपने एक जाली प्रिंटिंग प्रेस की वीडियो बनाई और फिर वो फिल्म भी आपकी 2 घंटे में पर्दे से उतर गई। तो जो आप अपने इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अहमद अवैस साहब, वुड यू लाइक टू टेल मी कि 2018 में आपको किस तरह इजाजत मिली थी? 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ क्या हुआ था? हमारे उम्मीदवारों को जबरदस्ती आपकी जमात में शामिल किया गया था, फिर एक जहाज उड़ा था, उस जहाज में भर भर के लोगों को शामिल कराया गया था। आपकी जमात जो थी वो इस वक्त जमात थी ही नहीं। 2024 में आपकी पार्टी एज ए पार्टी रजिस्टर्ड थी ही नहीं। आपसे इसलिए इलेक्शन का सिंबल छीना गया कि आप पे पाबंदी लगी थी, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया था। साहब, टाइम चूंकि कम है, शर्मिला साहब से जो है उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। शर्मिला साहब, टाइम चूंकि कम है, आपसे जाना चाहेंगे ये जो सूरत हाल है, आप क्या पैगाम देंगी? एक तरफ तो सियासी मामला जो है, हर तरफ से गहमा गहमिया, अदम इस्तेहकाम, मुआशी, इस सारी सूरत में पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले करने के लिए तैयार है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह कंसेंसस पॉलिटिक्स करती है। हमने सब लोगों को साथ लेके चलना है। इस वक्त जो सियासी गैर इस्तेहकामी आपको नजर आ रही है और जो माशी बदहाली नजर आ रही है, इसका वाहिद हल ये है कि हम साथ चलें जी और एक दूसरे की मदद करें। ये जो धांधली की शिकायत है ये अपनी जगह है। जिस तरह अभी आपको बताया आपके गेस्ट ने कि ऑफकोर्स खैबर पख्तूनख्वा में भी हम सब सरापा एहतजाज, इसी तरीके से हर किसी को शिकायत है, उसका अजाला करने के लिए फॉरम मौजूद हैं। ये धरना कर देना, ये एक दूसरे पे मड स्लिंगिंग करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इससे अवाम में बेचैनी फैलती है। IMF को खत लिखना, इससे मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, मुल्क का क्या कसूर है, इस मुल्क की आवाम का क्या कसूर है? ठीक है, बिल्कुल बात आपने दुरुस्त की कि मुल्क को ना नुकसान पहुंचाए, बल्कि मुल्क को दुरुस्त सबने लेकर जाना होगा ताकि मुल्क जो है अमन के रास्ते पर गामजन हो। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम चल रहा है, ये इसका जो सिलसिला ये ख़त्म हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब, आपका शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहब, आपका शुक्रिया। और अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक जी। पूरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। खासकर बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्लेडिएटर को लाहौर की फिजाएं रास आ गई हैं और इस वक्त वो मुसलसल जो है हैट्रिक कर चुके हैं, जीत अपने नाम कर चुके हैं। जबकि दीगर जो टीमें हैं वो भी आज अगर बात की जाए तो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है वो मुल्तान की सरजमीन पर उनका आमना सामना होगा, टाकरा होगा। और इसी तरह अगर कल की बात की जाए तो वहाँ पे ख़ासकर लाहौर स्टेडियम की बात की जाए तो वहाँ पे कराची किंग्स और कलंदर जो है उनका आमना सामना होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और आकिब कुरैशी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू हरमीत, थैंक यू। शकील, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। जो खासकर बात की जाए लाहौर के हवाले से, इस वक्त हवाएं रास आ गई हैं ग्लेडिएटर को पाजी। देखिए हरमीत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोयटा की टीम ऐसी थी जिसका जब ड्राफ्टिंग हुई थी पीएसएल की तब हमें लग रहा था ऑन पेपर की अगर हम बात करें कि कोयटा ग्लैडिएटर्स शायद इस सीज़न में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, बल्कि हम यही कह रहे थे कि जैसे 2-3 सालों से परफॉर्म करती आ रही है इस बार भी कोयटा की सिचुएशन वैसे ही होने वाली है। क्योंकि जो टीम कम्बिनेशन जो बज़ाहिर हमें दिख रहा था वो बड़ा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ तब्दीलियां की हैं। शेन वाटसन को उन्होंने अपना कोच बना दिया है जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेलते आ रहे थे। उनके साथ साथ सरफराज अहमद को पीएसएल शुरू होने से सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने रायले रोसो को कैप्टन अनाउंस किया। सरफराज अहमद, हालांकि जब पीएसएल की ट्रॉफी की अनवीलिंग हुई थी तब भी सरफराज अहमद आए थे और कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी की थी। हालांकि तब उस वक्त खबरें आना शुरू हो गई थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में चेंज होने वाला है। और शायद ये तब्दीली ऐसी है कि जो कप्तान की स्पेशली तब्दीली हुई है उससे मेरा ख्याल इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि डेफिनेटली जब कप्तान चेंज होता है तो फिर अब रायले रोसो में फील्ड में भी नज़र आते हैं फाइट करते हुए, साथ साथ अपने बॉलर्स को चाहे फील्डर्स को अपने साथ कैरी ऑन करते हैं। हालांकि सरफराज की इनपुट अभी है वैसी ही है, क्योंकि जितने भी अभी तक हमारी प्लेयर्स के साथ बातचीत हुई है कोयटा के, वो अभी भी यही कहते हैं कि सरफराज ही हमारे दिलों के कप्तान हैं। और सरफराज क्योंकि सीनियर प्लेयर है, जाहिर सी बात है सीनियर प्लेयर का रोल बड़ा अच्छा होता है। आकिब, आपकी तरफ आऊंगा। जो शकील साहब फरमा रहे हैं, अगर बात की जाए शकील खट्टक ने जो बात की और जो चीज़ हमें इस वक्त आ रही है, जो फैन फॉलोइंग है खासकर सरफराज के हवाले से, लेकिन आपको क्या लगता है आकिब कि क्या कप्तान बदलने से और फिर हेड कोच का जो तब्दीली हुई है, क्या उसका फायदा कोयटा ग्लैडिएटर को हो रहा है? जी बिल्कुल। देखें, जब कप्तान की चेंजिंग आती है, जब कमान की चेंजिंग आती है तो ऑब्वियसली पॉलिसीज में भी चेंजिंग आती है, आपकी स्ट्रेटेजी में भी चेंजिंग आती है। सरफराज को हमने देखा है गुज़िश्ता 8 सालों से कप्तानी कर रहे हैं, कुछ सालों से उन पर तनकीद भी हो रही थी, लेकिन रोसो के साथ अगर हम कंपैरिजन करें सरफराज का तो मेरा ख्याल है वो बनता नहीं है, क्योंकि रोसो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं तो वो एक बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। इनको कोयटा का जो इस सीजन में इस वक्त मैं जहां पर समझता हूँ बड़ा फायदा हो रहा है, वो इनका जो मोहम्मद आमिर आए हैं और जिस तरह वो जेल हो गए टीम के साथ, मैं समझता हूँ बड़ा इनको फायदा हो रहा है कोयटा को इस टीम के लेके हुए। फिर उसके साथ जो वसीम जूनियर जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कई लोगों के लिए एक्सपेक्टेड होगा लेकिन मेरे लिए जो है अनएक्सपेक्टेड था कि इब्रार अहमद बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिस्ट्री स्पिनर है, उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो है बॉलर नहीं तस्वर किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी 3 मैचेस की परफॉर्मेंस से बता दिया कि भाई मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरा भी नाम लें। और वो अब मार्केट में आ गए, लोग उनका नाम लेना शुरू हो गए हैं। उससे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो था वो साउथ शकील है। जी हाँ, ठीक। हाँ, शकील आपसे जानना चाहेंगे। शकील, अगर हम देखें इस वक्त खासकर इस्लामाबाद के हवाले से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के जितने भी पावर हिटर्स थे वो उन्होंने मायूस किया बाजी। देखिए हरमीत, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि अगर हम टॉप ऑर्डर से देखें तो मनरो भी हैं उनके पास, हेल्स भी हैं अपना, फिर शादाब खान खुद आ जाते हैं, आज़म खान भी आ जाते हैं, एक लंबी लिस्ट है उनके पास पावर हिटर्स की। और कल यही सवाल से मैंने माइक हेस्मन से भी कहता है इस्लामाबाद के कोच से कि आपके पास अगर हम ऑन पेपर देखें तो आपकी इतनी टफ टीम लग रही है, क्योंकि 6-7 तक आपकी बैटिंग ही आ रही है, फ़हीम अशरफ तक। तो क्या इनके ना चलने से आपके टीम को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं? अब देखिए 138 स्कोर, अगर आप T20 की बात करें तो ये तो हंसते खेलते अगली टीम पूरी कर लेती है, चाहे वो छक्के चौके ना भी मारे तो सिंगल डबल एक ही भी वो पूरा कर लेते हैं। तो 138 इस्लामाबाद ने जो टारगेट दिया था, तो यही क्वेश्चन मार के उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा
उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ साथ कैप्टनसी शादाब खान की अभी तक इतनी मुतासिर कुन नहीं रही है, क्योंकि शादाब हालांकि एक अरसे से पाकिस्तान के वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं नेशनल टीम के, और गुज़िश्ता सीज़न में भी इस्लामाबाद की तरफ से बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है। उसकी रीज़न ये कि अब जैसे कल देखें आप, हुनैन शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 13 रन दिए थे, एक विकेट भी ले ली, लेकिन बजाय हुनैन शाह से उनका 4 ओवर्स का कोटा पूरा करवाने के उन्होंने नसीम शाह से, जिनको थोड़ी सी ज़्यादा उनको रन्स पड़े थे, नसीम शाह से उनका कोटा पूरा करवाया। फिर आगा सलमान से उन्होंने 4 ओवर्स कंप्लीट करवाए, जिन्होंने एक विकेट भी नहीं लिए। अब जिस वक्त आपका बॉलर विकेट ले रहा है, बजाय उनसे आप उनके ओवर्स पूरे करवाने की, शादाब दूसरी की तरफ चले गए। और साथ साथ इस PSL में हमने देखा कि मिस फील्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, चाहे वो लाहौर कलंदर्स की हम बात करें, सबसे ज़्यादा कैचेस लाहौर कलंदर्स की टीम ने छोड़े हैं। कल भी इस्लामाबाद के जब रायली रोसो खेल रहे थे तो मरनो ने उनका बड़ा आसान सा कैच छोड़ा, और फिर आपने देखा कि रायली रोसो वन साइडेडली मैच ले गए, इस्लामाबाद की हाथों से मैच लेके चले गए और नॉट आउट रहे 38 रन के ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस्लामाबाद को भी नुकसान दे रही हैं और साथ साथ कलंदर्स को भी नुकसान दे रही हैं कि उनका अगर जो शकील फरमा रहे हैं, खासकर अगर बात की जाए रन्स के हवाले से, क्या वजह है कि हमें रन्स उसी तरह बनते हुए नजर नहीं आते? क्योंकि रन्स बनते हैं तो जो एक्साइटमेंट होती है वो भी बढ़ती है, खासकर जो स्टेडियम में बैठे तमाशाई हैं या जो घर में बैठे टेलीविजन की स्क्रीन के सामने जो लोग बैठे हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या पिच की प्रॉब्लम है? क्या वहां पे बॉलिंग ज्यादा जा रही है तेज? जो बैट्समैन है उसको किसी दुश्वारी का सामना है? देखिए अभी पहले मैं आपको थोड़ा इस्लामाबाद का बताना चाह रहा हूँ कि इस्लामाबाद के जितने भी बड़े नाम हो, मतलब नामों पे टीम मेरा ख्याल है नहीं चलती। वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं ऑल अटैक जाने पे, वो इस साल उनको मुझे लग रहा है बैकफायर कर रहा है कि वो बस आते हैं, वो कहते हैं बस हमने मारी जाना है। वो रुक के अगर खेलें तो जितना की उनकी पावर बैटिंग लाइनअप है, तो वो आराम से अगर 20 आवर्स माइंड में खेले कि मैं 20 आवर पूरे खेलूंगा, तो वो 200 प्लस कर सकते हैं। लेकिन कल भी हमने जितना देखा कि एक बैट्समैन आया, वो कहता मैं छक्का मारूंगा आउट, दूसरा आया वो कहता मैं छक्का मारूंगा आउट। तो ये जो स्ट्रेटेजी उनकी है ऑल अटैक जाने की, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, वो मुझे लग रहा है इस वक्त उनको बैकफायर कर रहे हैं। दूसरा जो आपने बात की है पिचेस के हवाले से, हमने देखा शुरू के 2-3 मैचेस में हमें 190 प्लस स्कोर हुआ, वहां पे चेज भी हुआ, काफी बाउंड्रीज मिलने को मिली। फिर मुल्तान में जब हमने मैचेस देखे वहां पे लो स्कोरर आपको मिले, वहां पे पिच जो है स्टिकी मिली है। तो ये शायकीन के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्रिकेट के हवाले से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप क्रिकेट में आपको बॉलर और बैट्समैन दोनों को, जिसको कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड, जो कि हम सियासत में यूज करते हैं, वो अगर बॉलर्स को और बैट्समैन को दोनों को मिल जाए, मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। आपकी पिचेस जो है इस वक्त मैं समझता हूँ बड़ी सूटेबल है फॉर बॉलर्स एंड बैटर्स। दोनों स्कोर भी वहां पे स्कोर भी हो रहे हैं, और जो बॉलर्स अच्छे हैं, जिनको पिच को यूटिलाइज करना आता है, जिनको सीम को यूज करना आता है, जिनको डेक हार्ड करना आता है, वो उस चीज को अप्लाई करते हुए अपनी अच्छी बॉलिंग भी कर सकते हैं। और ये हमने चीज देखी है। स्पेशल मैं आपको एकदम यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद अली को। वो एक रेड बॉल बॉलर है, उनका नाम जो है रेड बॉल क्रिकेट में माना जाता है, लेकिन वो जितना पिच को यूटिलाइज कर रहे हैं that is absolutely fine। मतलब ये बहुत ही खूबसूरत बात है। शकील खट्टर, अगर बात की जाए आकिब जो फरमा रहे हैं खासकर बॉलिंग के हवाले से, और मसला बॉलिंग के हवाले से अगर इस वक्त देखें, आज टाकरा है मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, तो ऐसे में पेशावर ज़ल्मी की बात की जाए तो बॉलिंग के हवाले से कहीं हमें उस तरह गिरफ्त उनकी मजबूत नजर नहीं आती। लेकिन अभी जो खबरें हैं कि अफगान पेसर नोईन उल हक जो है वो भी शामिल हो सकते हैं, तो उनकी शमूलियत से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं टीम मजबूत हो सकती है, बॉलिंग लाइन जो है उनकी? देखिए नो डाउट नवीन उल हक पाकिस्तान सुपर लीग में पहले भी खेल चुके हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, सीजन बॉलर हैं, जो कि दुनिया भर की T20 लीग्स भी खेलते हैं और अफगान टीम की रिप्रेजेंटेशन तो वैसे भी वो करती हैं। अगर नवीन उल हक आ जाते हैं तो यकीनी तौर पर पेशावर का जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अभी इस वक्त उनके पास इतना एक्सपीरियंसड जो लाइनअप है बॉलिंग का वो नहीं है। अब आमिर जमाल हैं, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन अभी तक हमें PSL में वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। अंडर 19 के जीशान भी हैं, वो भी इतने कुछ मुतासिर कुन परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जिस तरह से हम कह सकते हैं कि पेशावर की टीम को वन साइडेडली वो जितवा सकते हैं। तो ऐसा कोई इस वक्त बॉलर पेशावर के पास नहीं है जो कि पेशावर को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सके, स्पेशली बॉलिंग लाइनअप से। हालांकि पावर हिटिंग पे तो पेशावर ने बड़ा फोकस किया हुआ था, उनके पास बड़े अच्छे आसिफ अली को रखा था, एक अरसे से वो परफॉर्म करते आ रहे हैं, खुद बाबर आजम भी हैं, साइम भी हैं, हैदर भी हैं, लेकिन उस पावर हिटिंग का जितने भी बड़े बड़े नाम हैं
वो अभी तक परफॉर्म नहीं करे पेशावर की तरफ से, और सेम उनकी बॉलिंग लाइनअप भी है। जब शुरुआत भी हुई थी हमने उनके जो डायरेक्टर क्रिकेट है मोहम्मद अकरम, उनसे भी पूछा था कि आपकी बॉलिंग लाइन इस बार हमें मजबूत नज़र नहीं आ रही। हालांकि इस PSL में अगर हम अभी से बात करें तो इस बार उन लड़कों ने परफॉर्म किया है जिनको हम सिर्फ कहते थे कि ये टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, ये T20 नहीं खेल सकते। जैसे आकिब ने मोहम्मद अली का नाम लिया, इब्रार अहमद भी हैं, फिर सलमान अली आगा को आप देख लीजिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सऊद शकील, ये वो नाम है जिनको आप कहते थे कि ये T20 के तो प्लेयर्स ही नहीं है, ये सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं और उनको वहीं तक महदूद किया जाए। लेकिन उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और इतनी खूबसूरत तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी कि आज सबके सामने है कि वही सऊद शकील जो कि एक अरसे से बेंच पे बैठा रहता था, आज वो परफॉर्म कर रहा है। आगा सलमान जिनको आप सिर्फ टेस्ट स्क्वाड में ही शामिल करते थे, T20 में उनका नाम नहीं आता था, आज वो भी परफॉर्म कर रहा है। इब्रार अहमद भी परफॉर्म कर रहा है। तो एक साइड से पाकिस्तान के लिए अच्छा है, लेकिन फ्रेंचाइजीज के लिए ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने जितने नामों के ऊपर इन्वेस्ट किया था जो कि T20 के बड़े बड़े नाम थे, आज वो परफॉर्म नहीं करे। हालांकि आकिब आपकी तरफ आऊंगा। आकिब, अगर हम देखें खासकर कॉम्बिनेशन के हवाले से, मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से छाया हुआ है और बड़ी तारीफें भी समेट रहा है, वजह यही कि परफॉर्मेंस अच्छी है। आपको क्या लगता है कि आज उनके कुछ ऐसे बॉलर जो हैं वो सरप्राइज कर सकते हैं पेशावर ज़ल्मी को? जी बिल्कुल, देखें जब चीजें अच्छी चल रही हो और टीमें जीत रही हो ना तो तारीफ तो बनती है, उसमें आप अगर बुराई निकालना चाहेंगे तो वो होगा नहीं। आप नो डाउट देखें लाहौर कलंदर यही टीम थी, एक राशिद खान के जाने के बाद अब सारी टीम कह रही है यार लाहौर कलंदर पे कितनी स्टैंड नहीं कर दी पंजाबी में। तो मतलब कहने का ये है कि मुल्तान सुल्तान एक बड़ा अच्छा इस वक्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है और वो स्पेशली लड़के जिस तरह आपस में जेल हुए हैं, मोहम्मद रिजवान जिस तरह लीड कर रहे हैं वो बड़ा आउटस्टैंडिंग किस्म का है। फिर उनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं, जिस स्पेशली रेजा हेंड्रिक्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो कि 6 मार्च तक मुल्तान सुल्तान के साथ होंगे, उसके बाद वो अपनी साउथ अफ्रीका की नेशनल ड्यूटी पे चले जाएंगे। रेजा हेंड्रिक्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह की उन्होंने आके पाकिस्तान की कंडीशन को रीड करते हुए 2 इनिंग्स खेली है। फिर डेविड मलान है उनके पास, डेविड विले जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उनके सारे, फिर नो डाउट हमारे जो वन एंड ओनली इफ्तिखार अहमद, उनका नाम ना लें तो बड़ी ज्यादती होगी। जिस तरह की उन्होंने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है, तो वो जब ड्राफ्टिंग हुई थी तो ड्राफ्टिंग के वक्त ही इनसे बात की थी, अली तरीन जो इनके मालिक हैं उनसे कहा था कि भाई आपने ये जो पिक की है ना ये आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ और भी ऐड कर लें मुल्तान सुल्तान की कामयाबी के पीछे, कि वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी है, कि वो जिस तरह से टीम को बैक कर रहे हैं। आपने देखा पिछले मैच में जब खुशदिल से एक इजी कैच ड्रॉप हुआ लेग साइड पे, तो फिर रिजवान खुद भाग के गए वहाँ पर, उनको थपकी दिया, उनको थोड़ा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, हालांकि मिसफील्ड और इतने क्रूशल टाइम के ऊपर इतना बड़ा कैच ड्रॉप होना, उससे पूरी टीम गिर जाती है, बॉलर्स का मोराल तो कम से कम डाउन हो ही जाता है। लेकिन कप्तान जब खुद फील्ड में आते हैं, फ्रंट फुट से लीड करते हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और शायद यही चीज़ है कि रिजवान जिस तरह से बैक कर रहे हैं पूरी टीम को, हालांकि इफ्तिखार अहमद आपने देखा कि अभी जितने भी मौके उनको मिले उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन क्या था कि टीम का एतमाद था, कोच और कैप्टन ने उनको अपना पूरा एतमाद दिया और वो खेले और उन्होंने सिंगल हैंडेडली फिर मैच भी जितवा दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फैक्टर होता है, हमें यहाँ पर नज़र आता है। अब जैसे लाहौर कलंदर्स का परसों मैच हुआ था, उसमें जमान खान को जिस तरह से इफ्तिखार अहमद ने छक्के लगाए, वहाँ पर हमें देखा कि जमान आ रहे हैं, गेंद करवा रहे हैं, बल्कि शाहीन, एक बार भी हमने ये नहीं देखा कि शाहीन उनके पास गए, उनको समझाया। थोड़ा सा होता है ना कि बैट्समैन का आप मोमेंटम तोड़ते हैं उस वक्त, जब वो बैक टू बैक सिक्सेस लगा रहा होता है, बाउंड्रीज लगा रहा होता है, तो फिर ये टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं कैप्टन्स की जानिब से, बॉलर्स की जानिब से, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के लिए, ताकि और जो अगला बैटर है उनका मोमेंटम टूट जाए। तो रिजवान को हमने देखा कि वो बड़ी बार ऐसे ही करते हैं, जो बैटर्स बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं शकील के, अगर कप्तान बैक फुट पे और फ्रंट फुट पे दोनों हर महाज पे वो खुल के अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करे, तो मेरे ख्याल में हौसला बरकरार भी रहता है और फिर कहीं ना कहीं जीत भी आपके नाम होती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। और दोस्तों अगर बात की जाए खास के हवाले उसका मेला सजा है, सिलसिला जारी है। आज मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी का जो टाकरा होगा मुल्तान में, सो उसकी जो अपडेट आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और खासकर बात करेंगे फिल्म के हवाले से। इस वक्त अगर देखा जाए तो कमर्शियल्स फिल्म के बाद हम देख रहे हैं कि शॉर्ट फिल्म का रुझान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ रहा है और ख़ासकर नौजवानों की मैं बात करूं तो नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं और बड़ी मुख्तसर की सी स्टोरीज जो हमारे सामने आती हैं और जो एक मैसेज कन्वे करना होता है वो बड़े मुख्तसर टाइम में कन्वे भी हो जाता है। और अगर हम बात करें मुख्तलिफ मेलों की तो अगर खासकर बात की जाए फ्रांस में जो मेला सश्ता है, जो बड़ा कदीम मेला जिसको कहा जाता है, वो कॉन्स फिल्म फेस्टिवल है, उसके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती रही है कि पाकिस्तान की एक और शॉर्ट फिल्म जो है वो इस फेस्टिवल में इसको शामिल किया गया है और इस फिल्म का नाम है जामन का दरख्त। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान में जितने भी खासकर फिल्म से जुड़े लोग हैं वो तो खुश हैं, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तानियत के हवाले से जब इस किस्म की बैनुल-अक़वामी सतह पर जाती हैं तो यकीनन हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है फ़ख्र से। आज अगर इस फिल्म के हवाले से की जाए बात तो इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं राफे राशिदी, जो कि मारूफ डायरेक्टर मेहताब अकबर राशिदी के साहिबजादे हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। जी राफी साहब, आप ये बताइएगा कि अगर इस फिल्म के हवाले से बात करें, जामन का दरख्त, हमने बहुत सारे नावल पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रामे माजी में हमारे सामने हैं जिसमें जामन का पेड़ आता था। ये जामन का दरख्त, ये टाइटल, पहले तो इस टाइटल के हवाले से बताइए। बड़ा मुनफरिद किस्म का और बड़ा खूबसूरत सा टाइटल आपने दिया इस नाम फिल्म को। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, थैंक यू, आपने अपने शो पे मुझे दावत दी। जी, जामन का दरख्त जो स्क्रिप्ट है, डायलॉग्स हैं, नाम है, ये बीगुल जी हमारी बहुत बड़ी राइटर जो है उन्होंने कंसीव किया था। उसके पीछे एक डीप मायने है, मीनिंग है। वो ये है कि चॉइसेस रिफ्लेक्ट होती हैं शॉर्ट फिल्म के अंदर। जामन जो हमारा फ्रूट है उसका जो निशान है, दाग है, वो रह जाता है। तो बस इसी की डीप मीनिंग यही है कि आपको सोच समझ के अपनी चॉइसेस लेनी चाहिए और इस फिल्म का नाम भी इसलिए जामन का दरख्त रखा गया है। रफे साहब, अगर हम देखें जो फिल्म कॉन्स फिल्म की अगर बात फेस्टिवल की बात कीजिए, बहुत कदीम फिल्म फेस्टिवल इसको कहा जाता है और बड़ी बात होती है कि इसमें एक फिल्म जो है वो शामिल और मुंतखब की जाए, तो इसका के हवाले से बताइएगा कि ये शॉर्ट फिल्म का जो रुझान है इस वक्त अगर हम अपने मुल्क में देखें, दीगर ममालिक में तो बड़ी तेज़ी से जा रहा है, लेकिन इस फिल्म जो शॉर्ट फिल्म है इसकी तरफ बहुत सारे लोग बहुत कम आने की कोशिश भी करते हैं और उसकी वजह ये भी कहते हैं कि यानी जो देखने वाले हैं वो भी सोच विचार में मुब्तला होते हैं कि इससे आमदनी कैसे होती है। तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि एक तो ये रुझान क्या आपको फ्यूचर में बढ़ता हुआ नजर आता है और इसका फायदा क्या है, मुस्तकबिल में इसका क्या फायदा होता है? देखिए जी, हम लोगों को खुशी है कि कांस वर्ल्ड फेस्टिवल में फिल्म की सिलेक्शन हुई है, हम फाइनलिस्ट में है, पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। लेकिन सारे फेस्टिवल उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें एंट्री बहुत मुश्किल होती है। पहली बात तो ये, अगर हो जाती है तो खुशकिस्मती है और सबको मुबारकबाद है, सारे मेकर्स को भी और सारे टैलेंट को भी। दूसरी बात, आपने आमदनी की बात की, बात ये होती है कि सिनेमा इंडस्ट्री इस वक्त हमारी जो पाकिस्तान की है उस पर जो है इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नजर नहीं आता है। तो शॉर्ट फिल्म एक एवेन्यू होता है जहां पे वो अपनी फिल्मों को एग्जिबिट करते हैं इंटरनेशनल सिनेमा पे, और उसी जरिए के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से, एग्जिबिटर से, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें कि आपकी फिल्म जो है बिक सके। तो वो लार्ज एक एक्सपो होता है। तो उसमें फायदा दो किस्म का होता है। एक तो हम अपनी फिल्म जो है वो बेचने के काबिल भी हो जाते हैं। दूसरा, अगर सिलेक्ट हो जाती है तो हमारी जो टैलेंट इंडस्ट्री है, कंट्री ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उसको भी हाईलाइट किया जाता है। तो दोनों फायदे मिलते हैं हमें। रफ़े, अगर बात कीजिए इस फिल्म के हवाले से, खासकर जामन का दरख्त, हम जो ट्रेलर में हमें चीज़ें नज़र आती हैं एक ग्लैमर्स और ग्लैमराइज की गई हैं सारी चीज़ों को, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है कहानी का? और ख़ासकर बात की जाए जो इंडस्ट्री में जो नए लोग आते हैं, इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, तो क्या ये उन्हीं मसाइल के इर्द गिर्द घूमती है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 2-2.5-3 साल पहले ये जो कहानी का जो मेन मकसद था वो बीगुल जी के साथ डिस्कस हुआ था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे उठाया जाए जेंडर वॉर्स के सब्जेक्ट पे मबनी सब्जेक्ट। तो बीगुल जी की काफी एक्सटेंसिव रिसर्च थी और हमने फैशन इंडस्ट्री पे एक फिक्शनल नैरेटिव क्रिएट किया। पॉपुलर कल्चर की बहुत रेफरेंसेस है हमारे पास कि जब जेंडर वॉर्स होती हैं, मैन वर्सेस वुमन, तो उसका कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है।
तो ये उसी पे कहानी बनी हुई है और ग्लैमर आपको इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि बाकायदा फैशन इंडस्ट्री पे कहानी है। उसके अंदर हमारे पास जो किरदार है महाता जी ईरानी खुद एक बहुत बड़ी नाम है, अवार्ड विनर है। फौजी अमान हमारे पास है इस फिल्म शॉर्ट फिल्म के अंदर। तो ये फैशन से वाबस्ता लोग हैं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है फैसल कपाड़िया, उनका भी काफी ताल्लुक है फिल्म के साथ। और प्लस सबसे ज्यादा क्रेडिट तो मैं बीगुल जी को दूंगा क्योंकि उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च ने जो है इस पॉइंट पे मैं जो है ना प्रेजेंट किया है। सो वेरी थैंकफुल टू द टीम। रफ़ी, एक और चीज़ खासकर बात की जाए फिल्म के हवाले से, बहुत सारे लोग जो है जो देखने वाले होते हैं उनके दिल दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवालात उठते हैं कि क्या वक्त, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि लोगों के पास वक्त कम हो गया, सिनेमा की तरफ जाना होता था, छुट्टी होती थी, अब चीज़ें बदली हैं। दूसरी जानिब ये भी सवाल उठते हैं कि क्या इस पर टाइम कम लगता है जब आप फिल्म बनाते हैं, चाहे वो खासकर कमर्शियल फिल्म जब बनती है तो उस पर दौरानिया ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, या इस पर भी उसी तरह ही टाइम लगता है, आपने उसी तरह बड़ी बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखना होता है? देखें, फेस्टिवल एक इंतहाई मुश्किल तरीन एवेन्यू है जहाँ पे आपको फिल्म सबमिट करनी होती है क्योंकि परफेक्शन और आपकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उसको जज किया जाता है। तो चाहे आप 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाएं या 33 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाएं या फीचर फिल्म बनाएं, टेक्निकल डिटेल्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सो वो उस पे जज करते हैं, देखते हैं कि आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका सब्जेक्ट है, आपकी एक्टिंग है। सो ओवरऑल एक फिनोमेना है। तो मेहनत जो है वो फीचर फिल्म हो या शॉर्ट फिल्म हो, दोनों में उतनी लगती है अगर आपके पास तजुर्बा सही हो, अगर आप एक्सपीरियंस से आ रहे हो, अगर आपको पता है फिल्म की लैंग्वेज में, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया। राफे राशिदी हमारे साथ थे फिल्म के खासकर फिल्म जामन की बात की जाए, सर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसी फिल्म के जो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सईद मुराद अली जो है वो भी हमारे साथ हैं और ये साहिबजादे हैं परवीन शाकिर के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उनको शामिल गुफ्तगू करें, उनसे बात करें। लेकिन खासकर इस फिल्म के हवाले से अगर हम बात करें तो जामन का दरख्त, क्योंकि हमने माजी में बहुत सारे ऐसे नावल पढ़े हैं, बहुत सारे ऐसी ड्रामे हमारी नज़र से गुजरे हैं, लेकिन अगर इस फिल्म के हवाले से बात की जाए, शॉर्ट फिल्म है। आजकल हम देखते हैं खासकर शॉर्ट फिल्म का जो रुझान है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ तो रहा है, दीगर ममालिक में इससे पहले लोग नौजवान जो है खासकर वो इसकी तरफ रागिब भी हुए और बहुत सारे नौजवान हमने देखे कि वो इसमें काम करते भी नजर आए। लेकिन इस वक्त अगर हम पाकिस्तान की बात करें, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर भी हमें बहुत सारे ऐसे या दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म पर हमें शॉर्ट फिल्में देखने को मिलती हैं। वो कैरेक्टर, वो सारी चीजें उसमें दिखाई जाती हैं जो हम नाज़रीन इस वक्त देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर कमर्शियल फिल्म की अगर हम बात करें इस वक्त पाकिस्तान के खासकर सिनेमा घरों के हवाले से, तो वहां पे भी मसाइल का बहुत ज्यादा सामने है। बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से एक तरफ तो जितने भी फिल्म मेकर हैं वो ये गिला, ये शिकवा भी करते नजर आते हैं कि मुख्तलिफ सिनेमा का ना होना, फिर लोगों को रागिब करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो नए नौजवान आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो हिदायतकार हैं, एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनका ज़्यादातर रुझान होता है शॉर्ट फिल्म के ज़रिए। और ख़ासकर उसके लिए प्लेटफॉर्म भी मुख्तलिफ मौजूद हैं जिस प्लेटफॉर्म पर वो रिलीज़ भी करते हैं। हमारे सामने बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने बड़ा इंटरनेशनली, खासकर बैनुल-अक़वामी सतह पर हम बात करें तो उन्होंने बड़ा नुमाया जो है पाकिस्तान का नाम भी जो है, अगर बात की जाए किरदारों की बात की, उन्होंने अपना एक लोहा मनवाया। सो इस फिल्म के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, खासकर जामन का दरख्त, तो इसी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं और खासकर आपको मुबारकबाद देते हैं इस फिल्म के हवाले से कि इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल में इसका मुंतखब हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। मैं तो यही चाहता था कि मैं कोशिश करूं कि पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको ऊपर लाएं, उसको दुनिया में दिखाएं कि हम भी अच्छी फिल्में बना सकते हैं। एंड उसका यही हुआ कि हम मेरिट की वजह से वी गॉट सिलेक्टेड नॉट वन नॉट टू बट 3 वेरी गुड एंड वेल रिनाउंड फेस्टिवल्स। और उम्मीद तो यही है कि हम एक अवार्ड भी जीत जाएं व्हिच विल बी इवन बेटर। अच्छा, अगर बात की जाए मुराद पाजी, अगर हम देखें आपकी वालदा साहिबा का एक बहुत बड़ा नाम है, खासकर ख़वातीन के हवाले से एक नया स्टेप उन्होंने लिया, एक नया कदम लिया और फिर मेरे ख्याल में बहुत सारी ख़वातीन जो है उनको फॉलो भी करती रही और आज भी अगर देखा जाए तो उनको पढ़ा जाता है। आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? और आप जो फरमा रहे हैं कि एक नया तजुर्बा आप करने जा रहे हैं, तो ये तजुर्बा कैसा रहा आपका?
देखिए मेरा बैकग्राउंड तो है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं पहले टेस्ला में काम करता था, तो दिस इज बिल्कुल मेरे लिए ब्रांड न्यू इंडस्ट्री है, राइट। तो मैं चाहता था कि देखें, मेरी अम्मी शायरा थी, और वो अब खवातीन का जो उनका एक इमोशनल एक्सप्रेशन था, वो लाइन थी उस टाइम पे 1980s में, जो उस वक्त अमूमन लोग कह नहीं सकते थे। तो मैं शायर तो नहीं हूँ, बट मैं एक दूसरे तरीके से वही इमोशंस और वही एक्सप्रेशन खवातीन की तरफ से लाना चाहता हूँ एज अ सॉर्ट ऑफ फिल्म। और अभी तक जो मुझे अच्छा, एक और रिएक्शन चीज जो मिला है, खासकर जी 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 और जो मुझे जी रिएक्शन फरमाइए। मिला है, जो सपोर्ट मिली है इस एफर्ट में, इज फैंटास्टिक। सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। ये बहुत अच्छी बात है कि रिस्पांस बड़ा पॉजिटिव मिला है, लेकिन आप भी यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और शोभा चूंकि आपका ये नहीं है, लेकिन आपने कदम रखा और कामयाबी आप समेट रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है पूरी दुनिया में रुझान बदल रहा है शॉर्ट फिल्म के हवाले से? जामन का दरख्त, आपको लगता है कि यहाँ इस फेस्टिवल में इसकी शमूलियत फिर मुंतखब होना, इसकी सिलेक्शन होना, आप इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये रुझान शॉर्ट फिल्म का मजीद बढ़ेगा? एब्सोल्युटली, ये हमने ये कदम इसलिए उठाया कि हमें चाहते थे कि हम इसको फोकस करें फेस्टिवल राउट के भी इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक आई वांट टू से कि जब हम अच्छा एफर्ट करें और गुड क्वालिटी चीज़ निकालें टेक्निकली एंड स्क्रिप्ट वाइज, तो हर जगह खासतौर पे दुनिया के फेस्टिवल्स में वो कामयाब हो सकती है। एंड इफ आई एम द फर्स्ट पायनियर इन मेकिंग दैट, आई एम श्योर मेनी विल फॉलो, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। आप जैसे बहुत सारे नौजवानों की बात की जाए तो इस वक्त खासकर एक बड़ी इंडस्ट्री से जो कमर्शियल फिल्म है उसमें ये गिला भी किया जाता है कि नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो शॉर्ट फिल्म का रुझान बढ़ रहा है, इसमें नौजवान अपनी सलाहियतें मनवाने में कामयाब हो पाएंगे, उनको मौके भी मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। देखिए ना, हमारी जो ये वाली शॉर्ट फिल्म थी, हमने मेरिट के तौर पे ऑडिशन किया सबके साथ, एट नापा एंड द अदर प्लेसेस। सो वी वांट टू गिव एवरीबॉडी अ चांस टू कम अप एंड प्रूव देमसेल्व्स। अब देखिए आप सोशल मीडिया पे लॉट ऑफ पीपल who were part of our film, they're showcasing कि भाई देखिए, it was our first debut film and it got selected in Cannes in Vancouver and Los Angeles. So we gave them a chance, and now this is their platform to go even better. और जो और भी aspiring actors or actresses हैं, वो देखेंगे कि you don't have to be like a superstar to win a film festival award or get selected. If you have talent, you can make it in this world. और मैं चाहता हूँ कि यही पाकिस्तान की जो talent है वो बाहर उभारे। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। आपका शुक्रिया। सईद मुराद अली साहब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे जामन का दरख्त का, और उन्होंने दुरुस्त बात की कि अगर आप में कुछ करने की चाह है तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बात करेंगे खेलों के हवाले से। तो बड़े लेकिन बच्चे भी पीछे नहीं हैं इस मैदान में, और ख़ासकर बात की जाए आज जिस मेहमान, यानी ख़ासकर जो हमारी नन्ही मुन्नी मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो भी किसी न किसी मैदान में सबसे आगे भागने की कोशिश करते हैं, और स्पोर्ट्स में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो टाइटल इस मुल्क के नाम कर लेते हैं। तो आज जिस मेहमान, यानी नन्ही मुन्नी जो मेहमान है, इमल वाहिद हमारे साथ होंगी, कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगी। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि लंदन में भी कई ऐसे मुकाबले हैं शतरंज के जिनमें उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो कामयाब हुई हैं। लेकिन खासकर कराची में एमेच्योर किड चेस टूर्नामेंट 2023 की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहली पोजीशन उन्होंने हासिल की। अमल वाहिद, कैसी हैं आप? जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक तो आप इतनी छोटी सी हैं, छोटी सी नन्ही मुन्नी प्यारी सी, तो ये शतरंज की तरफ आप कैसे आए? कोई और खेल की तरफ नहीं गई? आपको ये शतरंज ही पहले से अच्छा लगे कि मैंने खेलना तो यही है? मैंने अपना दादा से सीखा जब मैं 4 साल। 4 साल से आपने शुरुआत की? अच्छा, अब ये बताइएगा कि कितना टाइम देती है, क्योंकि शतरंज की बात की जाए तो कहा जाता है कि भाई दिमाग जो है इसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो दिमाग तो भाई खपाना भी पड़ता है, फिर दिमाग को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई बादाम वगैरह भी खाती हैं आप?
जी अच्छा, मैं जी, बड़े मुख्तसर सा आपका आंसर होता है, बड़ा प्यारा सा। अच्छा, प्रैक्टिस कितना करती हैं आप? प्रैक्टिस कितनी होती है आपकी? मैं 1-2 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ रोज। अच्छा, और आपके अम्मी अब बाबा जो हैं वो सपोर्ट करते हैं या वो कहते हैं बेटा ये क्या करने गई हो आप, किताबें पढ़ो, अभी आपकी उम्र 9 साल है? वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। बाबा करते हैं या अम्मा करती है ज्यादा? बाबा। अच्छा, अब ये आपसे जानना चाहेंगे आपने कहाँ कहाँ मुकाबले जो है, खासकर शतरंज के जितने मुकाबले में, वो कितने आपने अब तक जीते, और लंदन में भी आपने मुकाबलों में हिस्सा लिया है ना? मैंने इंग्लैंड में मैंने वेस्ट लंदन और नॉर्थ लंदन के टूर्नामेंट्स में अंडर 9 टॉप ग्राउंड के लिए वो मैंने प्राइज जीते, और कराची में कप ऑफ चेस क्लब के लिए अंडर बेस्ट ग्राउंड जीते प्राइज। अच्छा एमल, एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ, एक नन्ही सी गुड़िया आपके पीछे भी मौजूद है, उसको भी बुलाएं, स्क्रीन पर आए, हमारे साथ स्क्रीन शेयर करें, उससे भी हम बात करेंगे। ये आपकी छोटी बहन है जो आपके पीछे बैठी है? जी। अच्छा, तो ये कितना, जब आप खेलती हैं, शतरंज खेलती हैं, तो ये भी आपके इसी तरह, जब आप टीवी पे अब आ रही हो तो अभी आपके साथ बैठी है, तो जब आप शतरंज खेलती है तब भी आपके साथ बैठी होती है, ये एंजॉय करती है ये? जी। अच्छा, गुड। अब ये बताएगा कि जो कराची में टूर्नामेंट हुआ था उसमें कितने बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और फिर जब आपने पोजीशन ली तो मम्मा बाबा ने कोई ट्रीट दिया था आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं? चॉकलेट भी नहीं? नहीं, पिज्जा भी नहीं? ओए होए होए होए। अच्छा, मतलब ये तो भैया आपके अम्मा अब्बा अगर मुझे सुन रहे हैं ना, तो मैं उनसे गिला करूंगा कि ये हमारी जो चैंपियन है ना, इनको आपने ट्रीट तक नहीं दी, ये जाती है भाई, इनको जुर्माना होना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपकी उम्र 9 साल है, छोटी सी उम्र है, तो टाइम किस तरह मैनेज करती हैं? खासकर किताबों को भी टाइम देती हैं, नहीं पढ़ाई को भी टाइम थोड़ा बहुत देना पड़ता है, या सिर्फ शतरंज ही ज्यादा खेलना है मैंने? सिर्फ शतरंज के लिए। नहीं पढ़ोगी, शतरंज ही खेलोगी? नहीं, लेकिन मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन सिर्फ एक घंटे के लिए। अच्छा, ये बताओ कि कौन कौन से टाइटल अब तक आप अपने नाम कर चुकी हैं, और मुझे तो अभी पता चला कि आप बहुत सारी जुबानें जो हैं वो भी बोल सकती हैं। कौन कौन सी जुबानें आप बोल लेती हैं? मैं अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच और स्पेनिश बात करती हूँ। ओह, बड़ी बड़ी कमाल की बात है, इतनी जुबानें आपने इस छोटी उम्र में सीखी है। अब ये टाइटल की बात अगर करें तो टाइटल कौन से आपने अपने नाम किए हैं, पाकिस्तान के नाम किए हैं? वेस्ट लंदन, नॉर्थ लंदन। अच्छा, और ये बताओ कि जब, हाँ, फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूं, खासकर एक तो आप के दोस्त भी होंगे, दोस्त वैसे हैं कि नहीं, ज्यादा शतरंज के साथ ही दोस्ती है आपकी? मेरे पास दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं आपके? वो कितने खुश होते हैं जब आप टाइटल जीतती हैं? वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन अच्छा, तो कभी आपसे उन्होंने ट्रीट ली है? पापा मम्मा ने तो ट्रीट नहीं दिया आपको ना, आपसे उन्होंने कभी ट्रीट ली है कि अमल आप जीत चुकी, अब हमें ट्रीट देनी होगी, अब चॉकलेट देनी होगी? नहीं। अच्छा, आप भी नहीं देती हैं? अच्छा, मम्मा पापा की रविश को आपने जारी रखा है। अच्छा, ये बताओ कि फ्यूचर प्लान क्या है आपके? फ्यूचर में भी शतरंज पे फोकस होगा बेटा? जी, मुझे इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए करना है। वाह,
सो क्यूट। हम हमारी जो दुआएं हैं आपके साथ हैं और आप अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दें और पाकिस्तान के नाम जो है आप मजीद टाइटल भी अपने और पाकिस्तान के नाम करें। सो थैंक यू सो मच इमल। साथ ही इमल वाहिद, कराची से इनका ताल्लुक है और 9 साल इनकी उम्र है और अगर बात की जाए मुख्तलिफ ममालिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और जो इनके यानी इनके ख्वाहिश और इनके ख्वाब हैं वो यही है कि वो भी पाकिस्तान के लिए आगे भी काम करना चाहती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। और नाज़रीन, आज का शो अपने अख्ताम को पहुंचता है, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।